नमस्कार दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट की पर्चियों और ईवीएम की वोटिंग की 100% मिलान के अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ वो सब भी जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज हम जानेंगे वो ये जानेंगे कि अगर ईवीएम के वोटों की और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान 100% होता है तो इससे क्या असर पड़ेगा और कितना निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। इन सब बारीकियों पर बात करेंगे। हमारे साथ आज सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और इस केस के याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा जी हैं, साथ ही साथ भरत जी हैं। भरत जी, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ इसका जल्दी से एक ओवरव्यू आपसे ले लेंगे, उसके बाद तमाम बारीक और महत्वपूर्ण सवालों के साथ मैं नरेंद्र मिश्रा जी के पास जाऊंगी। सबसे पहले भरत जी। प्रज्ञा जी, एक चीज ये भी है कि नरेंद्र मिश्रा जी इस केस में याचिकाकर्ता भी हैं और नरेंद्र मिश्रा जी ने जब 5 राज्यों के चुनाव हुए थे इस देश में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन यहाँ पर जब चुनाव हुए थे तो वहां से इन गड़बड़ियों को उठाना शुरू किया था और उसके बाद से इस केस के पीछे लगे हुए थे। सुप्रीम कोर्ट जाना, सीजीआई के पास जाना, उनके घर तक जाना और उसके बाद केस को लिस्ट कराना, एक के बाद एक के बाद एक। हम इनकी मेहनत को देखते आए हैं और आज ये केस यहां तक पहुंचने के पीछे इनका बहुत बड़ा योगदान है और बहुत 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 मेहनत इनकी लगी हुई है इसके पीछे। प्रज्ञा जी, आपने आज के बारे में जो बात की कि आज क्या क्या हुआ, तो आज 5 घंटे की सुनवाई हुई और उस 5 घंटे के पीछे नरेंद्र मिश्रा जी की मेहनत छुपी हुई है। ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर 5 घंटे प्रज्ञा जी सुनवाई चली और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने वीवीपैट के बारे में बहुत बारीकी से आज पूछा, जिसमें एडवोकेट जो मनिंदर सिंह पेश हुए थे चुनाव आयोग की तरफ से, उनसे तमाम तरीके के सवाल किए, चुनाव अधिकारी से तमाम तरीके के सवाल किए, ईवीएम और वीवीपैट के बारे में बहुत कुछ पूछा और बहुत सारी चीजें हम लोग के सामने निकल कर आई और फाइनल ये निकल कर आया कि सुप्रीम कोर्ट ये चाहता है, सुप्रीम कोर्ट भी ये चाहता है कि इस देश में चुनाव निष्पक्ष हो, संदेह की स्थिति में वोट ना रहे, वोटर के मन में शंका ना रहे अपने ईवीएम को लेकर, अपनी वोटिंग को लेकर। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आज ये सारा कुछ पूछा चुनाव आयोग से कि अगर मिलान करें तो क्या दिक्कत है, ना करें तो क्या दिक्कत है, आपने अब तक कितना जो है गड़बड़ आपकी मशीन में हुआ है। या फिर कोर्ट में वकीलों की तरफ से यह भी बताया गया कि जहां पर ये ईवीएम बनती हैं, जो कंपनियां भारत देश में 2 कंपनियां ईवीएम वीवीपैट बनाती हैं और ईवीएम बनाती हैं, वो सरकारी कंपनियां हैं और उन ईवीएम और वीवीपैट को बनाने वाले जो लोग हैं वो सरकारी कर्मचारी हैं। उनको या तो चुनाव आयोग के मातहत होना चाहिए या फिर उनको जो है स्वतंत्र होना चाहिए, वो सरकार के प्रति जवाबदेह। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये भी है कि आज कोर्ट में ये कहा गया कि अगर वीवीपैट का 100% मिलान ईवीएम से होता है तो इसमें हर्ज क्या है। जिसके हर्ज के एवज में चुनाव आयोग ने कहा कि मिलॉर्ड बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, समय बहुत ज्यादा लगेगा काउंटिंग में। तो तर्क ये भी दिए गए कि अगर 7 चरणों में 1.5 महीना तक चुनाव हो सकता है, अगर जो है इतना लंबे समय तक चुनाव हो सकता है, तो 2 दिन 3 दिन अगर वो काउंटिंग में लग जाएगा तब कौन सी आफत आ जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने सबकी दलीलें सुनने के बाद, सारी चीजें सुनने के बाद, चुनाव आयोग की तरफ से चीजें सुनने के बाद, हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादातर जवाबों में ये कहा गया कि एफएक्यू हमारा रेडी है, एफएक्यू है, उसमें सवाल जवाब है, उसमें ऐसा है, उसमें वैसा है। चुनाव आयोग की तरफ से ज्यादातर जवाब वही रटे हुए, रटे रटाए, घिसे पिटे, पुराने, पिछले, यहां तक कि चुनाव अधिकारी को यह तक कहना पड़ गया कि मैं इस बारे में जवाब देने में जो है वो नहीं, वैलिड नहीं हूं, इस बारे में मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ इस सुनवाई में, इस केस के याचिकाकर्ता नरेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ हैं, बाकी की डिटेल वो देंगे। और इस सवाल का जो एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर पहला नंबर 1, लोग तमाम तरह की बातें नरेंद्र मिश्रा जी ये कर रहे हैं कि अगर इस केस में सुप्रीम कोर्ट फैसला दे देता है कि 100% मिलान किया जाए तो भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा ये फैसला होगा और भारत देश के इतिहास में इस देश की 60% जनसंख्या जज साहब को भगवान की नजर से देखने लग जाएगी। ये भी आज पूरा दिन सोशल मीडिया के भीतर चला है। तो नरेंद्र मिश्रा जी, क्या पॉसिबिलिटीज हैं इस केस को जीतने की और इस केस में निर्णय किस पक्ष में आ सकता है, क्या लग रहा है आपको और कोर्ट में क्या हुआ, बताइएगा। पहले तो प्रज्ञा जी और भरत जी, आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ, पूरे भारत देश की जनता को मैं नमन करता हूँ।
यह ध्यान रखना है कि यह जो केस लगा इसमें हमारी बस मेहनत नहीं है, हमारे बहुत सारे जो टीवी मीडिया के दोस्त और आप जैसे जो चैनल्स के लोग हैं सबने आवाज को उठाया। बहुत सारी चीजों को हमें इंफॉर्मेशन हर आदमी के पास माध्यम से भी बहुत कुछ मिली है मुझे, इसमें सबका सहयोग है। ये हमारा स्पेसिफिक लड़ाई नहीं थी, 140 करोड़ की जनता की लड़ाई थी। जस्ट एट टुडे आई स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट। आज सुबह मैंने पहली शुरुआत की थी, उसमें बोला था मैंने कि द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नितिन व्यास जी आए थे, डिप्टी इलेक्शन कमीशन ऑफिसर हैं, उनकी तरफ से दलीलें रखेंगे, हम उसमें भी बात करेंगे। पर पहले मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि यदि 100% वीवीपैट का मिलान कर दिया जाए, हमारे जो केस का कंक्लूजन है उसी चीज पर था। हम आपको 2 मिनट में पूरी केस की ब्रीफिंग करके उसी में हम कुछ पूरी चीज को रिजल्ट दे देते हैं। हमने एक चार्ट बनाया था, आपके माध्यम से मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ। दिस इज माय चार्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड टू द कोर्ट, राइट? इन दिस इलेक्शंस आपने देख लिया होगा, कैप्चर कर लिया होगा। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, the entire things has been divided into 3 separate parts. One is the voter. थोड़ा हिंदी में बोलिएगा, हमारे दर्शक हिंदी भाषी ज्यादा हैं। हम आपको दिखा भी रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए हमने ये पूरा कोर्ट को हमने ये चार्ट दिया है, आप देख सकते हैं चार्ट को। बहुत इसी तरीके से समझाने का एक हमारा तरीका है, क्योंकि थोड़ा हम पढ़ाते हैं तो हमें चीज। तो मैं पहला बोलना चाहता हूँ, जो वोटर से पूरा चुनाव का जो निर्वाचन का वो है प्रयोजन, वो 3 चरणों में बटा हुआ है। एक वोटर है, दूसरा पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्टिंग कैंडिडेट है, तीसरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। जो वोटर्स है, वोटर 3 तरीके से है, ये मेरी पहली दलील शुरू है। 3 तरीके के वोट विच आर लिविंग इन द विलेजर एरियाज। बहुत सारे वोटर जो हैं जो गांव में रहते हैं, नियर बाय 70% एज पर द इलेक्शन कमीशन डेटास। दूसरा, जो कुछ पढ़े लिखे यानी अच्छे पढ़े टेक्निकल बैकग्राउंड के, जस्ट लाइक टू कुछ बीटेक है, एमटेक है, ऐसे भी है, जिनको सॉफ्टवेयर के बारे में पर्याप्त नॉलेज है। हमें नहीं है, हमें लॉ के बारे में हो सकता है, आपको हो सकता है टेक्निकल में, स्टूडियो के बारे में, प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करना है, कैसे आपको किसी की गाइड करना है, कैसे आपसे क्वेश्चन करना, अच्छे पत्रकार की जो वो आप में हो सकता है। और सॉफ्टवेयर जो इंजीनियर्स है, एमटेक बीटेक वाले, उनके पास भी तरह तरह के क्वेश्चन हैं, और वो क्वेश्चन इसलिए हैं, ये मेरे पहले पॉइंट से, कि इलेक्शन कमीशन हैज नॉट प्रोड्यूस अ सिंगल ईवीएम्स रिलेटेड entire data. Point number 1, entire circuits of the EVM or VVPATs. How can I store the entire things? कैसे चीजों को स्टोर किया जाता है, कैसे उनकी सर्किट है, किस तरीके की डिवाइस से बनाई गई है, ये उनके पास भी नहीं होता है। इसलिए उनके भी दिन में मन में तरह तरह के कयास होते हैं। इसको लेकर के भी क्वेश्चन था। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सीरियल नंबर तक प्रोड्यूस नहीं करता है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो गवर्नमेंट साइट है, इलेक्शन के 5 दिन 10 दिन पहले पूरे भारत देश में फैला दिया जाए कि फला बूथ में फला नंबर की ईवीएम वीवीपैट लगाई जा रही है, ये इसका सर्किट है, ये डिवाइस है। जो कि इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार व्यास ने बोला, यह एक कंप्यूटर की तरह एक डिवाइस है, ये कैलकुलेटर की तरह एक डिवाइस है। ये पहला हमारी दलील थी। दूसरा, हमने इसमें बोला कि कुछ हार्डवेयर होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं। हार्डवेयर में भी कुछ क्वेश्चंस है, जस्ट लाइक टू द शीशे की ग्लास को लेकर के, कि वो ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है। उसके बाद में है कि लाइट 7 सेकंड के लिए ब्लिक होती है हार्डवेयर में। इसके साथ में यह है कि वीवीपैट से पर्ची गिरती है और उनका वीवीपैट का एक बॉक्स है, उसी के अंदर में स्टोर हो जाता है। हमारी प्रेयर का मेन हिस्सा है कि वीवीपैट में जो पर्ची गिरती है, उसी को जो वोट करने आता है पीपल्स, वोट कास्टिंग जो होती है, ensured after the vote. How can I ensure the vote? My vote is the particulars going to the particulars specific of the parties or specific are candidates or candidate. ये हम नहीं श्योर कर पाते। वो वीवीपैट की पर्ची में जो गिर के बॉक्स में है, उसी को एक एक वोटर्स को दे दिया जाए, हमें कोई भी टाइम नहीं लगेगा। हमने हमारी ये प्रेयर थी, जस्ट हमारी प्रेयर, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हाँ, मतलब कहने का मतलब आपका ये कहने का मतलब है कि वोटर गया, उसने ईवीएम का बटन दबाया, उसने जिसको देना था वोट दिया, उस जो पर्ची वीवीपैट से निकली, मान लीजिए कि एक पार्टी की पर्ची निकली, वो पर्ची वो वीवीपैट में एक बॉक्स लगा होता है पहले से, वो कट होकर के ड्रॉप हो जाती है के लिए 7 सेकंड के लिए आती है। आज के हिसाब से वो पर्ची उसी वीवीपैट में चली जाती है, अंदर ही रह जाती है जी। और वो वीवीपैट की पर्ची वही वोटर्स को दे दी जाए, वो घर ले जाए या फिर अलग बॉक्स में उसको ड्रॉप करके जाए।
नहीं, उसको दे दिया जाए और वो वोटर्स ले जाकर के इंश्योर करने के लिए एक अलग से वोटर जो बैलेट बॉक्स होगा उसमें डाल दिया जाए। पहले मेरी प्रयास थी, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कम टू द पॉइंट मैंने बात मतलब की। वो पर्ची वो घर लेकर नहीं जा सकता, वहीं पर नहीं, बैलेट नॉट बॉक्स में इंश्योर, नॉट नहीं, ये ऑल दिस इज द डिफरेंट थिंग्स। हमने बोला वहीं पर आप दे दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, नॉट ही सिंगल पॉइंट एडिशनल अमाउंट भी रिक्वायर्ड, कुछ भी पैसे की जरूरत नहीं है, किसी भी टाइम की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ईवीएम की जो मशीन है वीवीपैट की, उसके बॉक्स को खोल दीजिए और जो व्यक्ति जाए उसका वोट पड़े और वो वहां से पर्ची उसको मिले और चला जाए वो अपना, और वहां बाजू के बैलेट बॉक्स में डालता जाए, बात खत्म हो गई। कुछ भी नहीं करना है, ग्लास मोटा है पतला है, और ईवीएम बाद मशीन में किससे बनी है हमसे कोई लेना देना नहीं है। 7 और सेकंड, बाद 20 सेकंड, नथिंग इज देयर। यस, और बाद में जब ये सवाल उठे कि भाई ईवीएम में कम वोट पड़े हैं और पर्ची में ज्यादा है, या फिर ईवीएम और पर्चियों के वोट में दिक्कत है, कैंडिडेट अगर सवाल उठाएं तो बाद में उन पर्चियों का मिलान ईवीएम से कर लिया जाए, कर लिया जाए, बस बस बात खत्म। तो हमें कुछ भी जज साहब का क्या रवैया था कोर्ट के भीतर? और इस बात पर चुनाव आयोग ने शायद ये कहा है कि इससे जो है दुरुपयोग हो सकता है। हाँ, चुनाव आयोग ने क्या बोला और जज आप साहब का क्या रवैया? आप देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज इस जो हमने आर्गुमेंट दिया, हमें 5 पॉइंट को हमें बता दें, दर्शकों को काफी कुछ आसान हो जाएगा। मैंने बोला कि जस्ट लाइक टू द आई एम आई ब्लाइंड, मेरे पास मेरी आंख कमजोर है, आपकी भी हो सकता है थोड़ी बहुत कमजोर है। हम 7 सेकंड में एज ए फिजिक्स स्टूडेंट, 7 सेकंड में हम लाइट की ब्लिंकिंग इतनी फ्रिक्वेंटली होती है, हम नहीं वीवीपैट को समझ पाते हैं कि वो किस में जा रहा है, किस पर्टिकुलर वोट को वो वोट स्लिप जा रही है, किस पार्टी को जा रही है, किस कैंडिडेट को वोट रिसीव हो रहा है, हम नहीं अवेयर हो पाते हैं 7 सेकंड। सेकंड इज देयर। ये इतना थिकनेस मोटा ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, मोटा ग्लास है। हमने कोर्ट को एग्जांपल भी दिया कि यहाँ पर कोर्ट में ग्लास लगाए गए, दिस इज द विजिबल ग्लास टू बी यूज्ड फॉर ट्रांसपेरेंट ग्लास। हाउ कैन दिस इज फॉर द यूज पर्टिकुलर्स कि आई कैन सी द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द कोर्ट। पर यहाँ पर जो मोटा ग्लास, ब्लैक ग्लास लगाए, उसका क्या रीजन है आप बताइए, सारे लोग बताएं कोर्ट में। बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है, आप ही बताइए, हम सारे लोग। आपको मोटा ग्लास लगाने की क्या जरूरत है, आपको काला ग्लास लगाने की, जैसे लोग ना देखें, जाहिर सी बात है, प्राइवेसी के लिए। यही तो प्राइवेसी है। इसका उनके पास कोई एग्जांपल नहीं था, पर इसका उन्होंने बाद में, नितिन जी ने पूरी चीजों का रिप्लाई करने की कोशिश किया है। उन्होंने हमारे 4 क्वेश्चनों का जो जवाब दिया है, मैं आपके माध्यम से, सो वेरी रिलेवेंट पॉइंट। उन्होंने बोला कि हम टोटल 15 जो सेकंड का टाइम है, 7 सेकंड को वोट कास्ट करने में देते हैं, 7 सेकंड को जो वोटर जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर से पास से बटन दबाने तक आता है, उसको हमने 7 सेकंड में डिवाइड कर दिया है, टोटल 15 सेकंड इज इनफ। उन्होंने एक आर्गुमेंट दिया। दूसरा उन्होंने बोला कि जो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, जो थिक मोटा है, वो ईवीएम मशीन, वीवीपैट मशीन के साथ में बन के आता है, उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो पतला नहीं किया जा सकता। उन्होंने इसको भी इंश्योर किया है। तीसरा उन्होंने हमारे पॉइंट्स का जो रिलाई किया कि अब आप देखना, बड़ी टेक्निकल बात आज उन्होंने बोली है, उस पर हम लोगों ने आर्गुमेंट भी किया है और आप उसमें ब्रीफ भी किए हैं भरत जी, अभी मैं उसमें भी आ रहा हूं। उन्होंने बोला कि यदि मैं ईवीएम की मशीन में जो वीवीपैट की मशीन है, उसमें पर्चियों को लोगों को एक एक देना शुरू करता हूं, सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो हमारी जो वीवीपैट मशीन है वो बंद हो जाएगी, ड्रॉप हो जाएगी, और उसको एक एक करके वो जो है तो ऑन करना पड़ेगा। और अकाउंट डेटा जो है, जैसे मान लीजिए 10 वोट के बाद जो भी है 10 वोट पड़े, वो पूरे के पूरे डिलीट हो जाएंगे, हट जाएंगे। इसलिए उसमें सेंसर लगा है। हम लोगों ने बोला इसका मतलब सेंसर लगा हुआ है इस पे। इसका 4 प्रोसेस, उन्होंने 3 प्रोसेस बताया, जबकि इसमें 4 प्रोसेस लगे हैं। इसी चारों प्रोसेसों को लेकर के मैं आपको, भारत देश की जनता को बताना चाहता हूँ। पहला ईवीएम आया, फिर दूसरा वीवीपैट आया, फिर उसमें कंट्रोल यूनिट लगी हुई है जो इंस्टॉल करती है और कमांड देती है किसको, प्रिंटर को, वो हो गया। अब चौथा इन्होंने एक नया आर्गुमेंट घुसेड़ दिया कि यदि उस वीवीपैट पर्ची की स्लिप जो है, यदि उसको आप बार बार निकाल करके वोटरों को देते हैं, तो वो ईवीएम मशीन नहीं चल पाएगी, वीवीपैट मशीन नहीं चल पाएगी। ये तो इतना वैज्ञानिक भरा हुआ है सर हमारे भारत देश में, वैज्ञानिकों की कमी है क्या? वो सुधरवा लें वीवीपैट, पर्चियां बाहर कट कट के गिरने लगे, जो भीतर कट रही है बाहर आ जाए। हम लोगों ने बोला कि ये प्रिंट कमांड 2 देनी चाहिए इनको, एक ईवीएम में स्टोर कर दे, एक बाहर दे दे वोटर्स को। आपको दिक्कत क्या है? 0.2 पैसे की एक पर्ची पड़ रही है, आपको क्या दिक्कत है? तो उनका कोई नथिंग जवाब है। इसके साथ में नेक्स्ट हमने बोला उनके साथ में, इसी के साथ में जो कोडिंग डिकोडिंग भी डाली जाती है, सैंपल लोडिंग भी होती है, तो उन्होंने इसको लेकर के बोला कि ये सारी की सारी चीजें पहले से कोडिंग सैंपल लोडिंग क्या होता है, ये थोड़ा हिंदी में बताइए। कोडिंग और डिकोडिंग का मतलब, ये लैंग्वेज
हाँ ये लैंग्वेज होती है, लोगों का एलिगेशन है। हमने बोला कि आई एम नॉट श्योर बट इट इज एलिगेट बाय द पर्टिकुलर्स ऑफ द वोटर व्हिच इज द हाई लेवल ऑफ वोटर्स व्हिच इज आई एम गिविंग द सर एग्जांपल। एक रिक्वेस्ट है सर, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगी, लेकिन हमारे दर्शक जो हैं वो हिंदी के हैं, तो थोड़ा हिंदी इस मसले को थोड़ा हिंदी में समझना चाहते हैं, तो कोशिश करिएगा कि कुछ वर्ड्स हिंदी में आ जाएं तो ज्यादा अच्छा पूरा लगेगा। पूरा हम भी हिंदी भाषी है। अब वो अभी हमें कोर्ट से निकला हूँ तो पूरा मूड में वही पूरा सुबह से वही चल रहा है ना, वही पूरा भाव है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हायर लेवल मतलब ऊंची क्लास का जो पढ़ा लिखा बीटेक एमटेक वाला स्टूडेंट है, छात्र है जो, वो इस चीज को कई तरीके से कोडिंग डिकोडिंग को, जैसे लैंग्वेजेस होती है, आप जानते होंगे लैंग्वेज C++, जावा, बहुत तरह की लैंग्वेज होती है, वो लैंग्वेज इंस्टॉल की जाती है। ये हम लोगों का आर्गुमेंट था। उन्होंने बोला ऐसा कोई भी लैंग्वेज नहीं होता, उन्होंने बोला है, पर ये कैसा होता है तब हम लोगों ने दलीलें ये दी है, आपके सामने से देखना है। आज ये केरला का एग्जांपल है। केरला में आप लोगों को भी पता होगा, हमें दवायर की पूनम ने भेजा है मुझे, मैं उसको इंश्योर किया है वहां कोर्ट पर एडीआर की केस की जी, कि ईवीएम गिव द एक्स्ट्रा वोट टू द बीजेपी लोटस ड्यूरिंग द मॉक पोलिंग द कासारगोड एलडीएफ। ये केरला का एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर मॉक पोलिंग कल 5:30 से शुरू हुआ है। मॉक पोलिंग 5:30 से शुरू होती है ट्रायल पर। आप देखिए कि मॉक पोलिंग में बीजेपी को वोट जा रही है, सारी बीजेपी को वोट जा रही है, 4 बीजेपी को जाती है, 2 और किसी को जाती है, किसी और को जाती है। और पार्टियों के वीवीपैट में ईवीएम मशीन में सिंबल्स बहुत छोटे छोटे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कर दिया है और बीजेपी का काफी बड़ा सा बना दिया है। ये कंप्लेन दर्ज कराई गई है डीएम ऑफिस के पास में। हमने बोला हाउ कैन इट प्रोसीड, ये चलिए मैंने सारी बात मान ली, इलेक्शन कमीशन आर प्रेजेंटेड, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आज हम लोगों ने बोला था कि जब तक सारे आज समाधान नहीं हो जाएंगे शाम के 5 बजे तक, तब तक ये नहीं जाएंगे। वो सारे बैठे थे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो प्रेजेंटेशन नहीं। भी दे आप ये जो बात बता रहे हैं, मीडिया में बाहर ये बात आई है कि इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया, इस मसले पर चुनाव आयोग ने जवाब दिया और कहा है कि ये मनोरमा.com वाली जो खबर है ये रिपोर्ट झूठी है। करेक्ट। ये जब दलील दी गई हम लोगों के द्वारा, इसको हम लोगों ने प्रेजेंट किया, तो लास्ट में जब मतलब 4 बजे के आसपास में कोर्ट में इन्होंने लंच से पहले कहा जांच करके बताइए, फिर जांच कर लिया 1-2 घंटे में, बोले ये फेक खबर है। करेक्ट। 11 बजे हम लोगों ने इस पेपर्स को दे दिया था, जब हम लोगों का पिटिशनरों का चल रहा था तो सारी चीजें दलीलें, तो कोर्ट में जब हम लोगों ने दे दिया तो इसको मैंने प्रशांत जी को बोला कि आप दीजिए भूषण साहब को। उन्होंने इस चीज को, मैं बोला आप प्रोड्यूस कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने प्रोड्यूस किया इस पेपर्स को, और अब 4-5 पिटिशनर्स आगे बैठे थे सारे लोग एक साथ में। हमने बोला ये आप इस पॉइंट को रेज करिए। उन्होंने रेज किया और इसके बाद बोला कि दिस इज द टुडेस फैक्ट ऑफ द केस, ये आज का केस जी। और अब बताइए अब क्या करना है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी बैठा है, हम भी बैठे हैं, ऑन लेवल भी बैठे हुए हैं। अब किस बात पर रिलाई किया जाए, हाउ कैन आई इंश्योर, हम कैसे श्योर कर ले कि हमारी वोट जहां जा रही है वो पर्टिकुलर पार्टी को जा रही है, स्पेसिफिक पार्टी को जा रही है, जिसको हम प्रेस करते हैं उसी को जा रही है। तो उन्होंने बोला कि हम इसका जवाब देंगे। उन्होंने लास्टली जवाब क्या दिया है कि ये एक आध जगह गलती मिस्टेकली हो सकता है, ये फेक हो सकता है, इस तरीके से उन्होंने करके इस सारी एफिडेविट को खारिज कर लिया, अपने ही बात को मतलब कोर्ट को इस बात में मान लिया मिस्टेकली हो गया होगा। पर ध्यान रखना 2013 में हम लोगों ने रिलाई किया जजमेंट सुब्रमण्यम स्वामी वाला, उसमें उसके पहले के जजमेंट्स को, उसमें लिखा है कि ह्यूमन्स एरर्स में कुछ मिस्टेक हो सकती है। उसी कुछ मिस्टेक्स में उन्होंने इस पार्ट को काउंट किया। हमने बोला कि हम फिर कैसे इंश्योर करें कि हम उस वाले पार्ट में आते हैं कि नहीं आते हैं। उस मिस्टेक वाले पार्ट में हम हैं कि मिस्टर भरत जी हैं कि मिस्टर प्रज्ञा जी हैं, कौन है इसमें, ये बात कैसे इंश्योर हो। 140 करोड़ की जनता उस गोल मोल में जो हाउ मतलब मिस्टेकली होगा वो कौन हो सकता है, ये रिलाई नहीं है इस पे। पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस बात को डिनाई कर दिया। इसी के साथ कुछ चीजों को लेकर के जिस पे हम लोगों ने आर्गुमेंट किया, ये देखिए आप थोड़ा समझने की आप कोशिश करना, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास कोई भी जवाब नहीं है। हाउ कैन आई इंश्योर, फॉर्म नंबर ए, फॉर्म 17A है, एक फॉर्म 17C है, 2 फॉर्म है। फॉर्म 17A 17C को लेकर बहुत 2 घंटे तक आज बहस हुई है, ध्यान रखना। ये 17A 17C क्या होता है सर? अभी उसी पर मैं आ रहा हूँ। फॉर्म 17 ये कहता है कि कोई भी चीज हो, कोई भी वोटर आता है, एक आपने देखा होगा कि जब आप जाते हैं वोट डालने तो प्रोसाइडिंग ऑफिसर के पास रजिस्टर होता है, मिसगाइड किया गया कोड को, उसको हम लोगों ने कैसे ब्रीफ किया है वो भी मैं आपको, पूनम जी ने मुझे भेजा था, पूनम अग्रवाल ने, उन्होंने मुझे भेजा 2 बजे, पहले उन्होंने दे दिया था मुझे।
हम लोग भी इतना देखिए टेक्निकली उस चीज को नहीं पकड़ पाए थे। उन्होंने मुझे भेजा कि 17A जो है, 17A वो वाला फार्म है जब इलेक्शन के दौरान पर कोई भी व्यक्ति वोट डालने के लिए जाता है और वो रजिस्टर में अपना नाम एंट्री करता है। 10वें नंबर पर भरत जी गए, 11वें नंबर पर नरेंद्र मिश्रा गए, 12वें नंबर पर प्रज्ञा जी गई, 16वें नंबर पर एक्स गया, जो भी है उसमें एंट्री लिखी रहती है, नाम और आपका जो भी है फादर नेम। उसके बाद आप सिग्नेचर करके आगे जाते हैं, फिर क्लिक करी जाती है बटन पे। हमने वहां तक का कर लिया। वो फॉर्म 17A है जहां पर वो इलेक्शन कमीशन व्हिच इज नॉट डिस्क्लोज बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो कह रहे हैं कि हम डिस्क्लोज करते हैं। बाद में हम लोगों को पता चला फॉर्म 17C। अरे सर यहाँ तक कि ये जो रजिस्टर की आप बात बता रहे हैं, इसके ऊपर साइन कराए जाते हैं, नाम लिखाए जाते हैं। हम लोग जब ग्राम पंचायत और प्रधान वाले में भी वोट डालने जाते हैं तो एक नजर ऊपर तक मार लिख के देख लेते हैं कि गांव से कौन कौन डाल गया, कौन कौन रह गया, हम लोग खुद देख लेते हैं। करेक्ट। अब ये कहते हैं कि इसको मैं डिस्क्लोज करता हूं, इसी में मामला फंस रहा है, ध्यान रखना, इसी में आ ही रहा हूं। 17C कहता है, अब 17C 17 उन्होंने मिक्सअप कर दिया, जल्दी जल्दी बोला, वो उनको तो रटे रटाए, उन्हीं का ये रोज का काम है, उन्होंने जल्दी जल्दी बोला, चीजें इतनी जल्दी नहीं पकड़ में आई, पर पकड़ में आई। अब 17C होता है कि टोटल वोट कितने पड़े, टोटल वोट कितने आए, ये नहीं है पता उसमें, कितने वोट रिजेक्ट हुए, बटन दबाया हमने, पर वो वोट पड़ी कि नहीं पड़ी ये कंफर्मेशन हमारे पास नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट एनी काइंड ऑफ रिसीविंग ना, हमारे पास कोई रिसीविंग कहाँ है कि हम किसी को इंश्योर कर पाए कि हमने वोट डाला है, हमारी वोट पड़ी है, नहीं पड़ी है, रिजेक्ट हुई है। हाउ कैन आई से? नो, नथिंग इंफॉर्मेशन आई हैव। इस चीज को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोला कि हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप देखिए हाउ कैन, मतलब कितने वोटर्स पोलिंग बूथ के अंदर आए, कोई नहीं जानता। फिर कितने वोटर्स एंट्री किए रजिस्टर में, वो रजिस्टर में पता हो गया, वो इलेक्शन कमीशन के पास रहेगा, हमें आपको नहीं पता चलेगा। फिर उसके बाद कितनी वोट पड़ी तो वीवीपैट पर्ची बताएगी, पर वीवीपैट पर्ची और हमारे बीच में जो डिस्प्यूट होता है तो वीवीपैट की बात मानी जाएगी, हमारी बात नहीं मानी जाएगी। जब कहीं भी डिस्प्यूट होगा तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है हम वीवीपैट की बात मानेंगे क्योंकि वो कंप्यूटर है, वो गलत नहीं करेगा। अब हमारी कोई रिलेवेंसी ही नहीं बची है। मेरी बात समझ में आ रही होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ? हमारा कोई रोल नहीं है, यानी वीवीपैट ही डिसाइड करेगा। हाँ, रजिस्टर का मिलान, कितने वोट आए, कितने लोग वोट डालने आए हैं, रजिस्टर में रजिस्टर लिख दिया गया, वो चला गया, इलेक्शन कमीशन इसको डिसाइड करेगा। ये इलेक्शन कमीशन का डेटा हो गया, हमारा आपका डेटा नहीं है। ये वो रखेगा आपको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, ध्यान रखना। वो इलेक्शन कमीशन के पास चला गया, हम साइन करके चले गए, वोट डाल दिए, वोट हमारी गई कि नहीं गई हम आप जानते ही नहीं है, क्योंकि ईवीएम से पर्ची नहीं मिलेगी, हमारा आप सिर्फ देख सकते हैं चले गए। पर यदि हमें और आपको कुछ गड़बड़ी लगती है कि ये वोट फला व्यक्ति को गई, हमारे जहां डाले नहीं गई, तो ये इस डिस्प्यूट की स्थिति में ईवीएम मशीन जो बोलेगी, वीवीपैट मशीन जो बोलेगी, वो बात मानी जाएगी, न कि हमारी बात को रिलाई किया जाएगा। लेकिन सर सब जगह, क्योंकि आज की तारीख में एक लोकसभा सीट के ऊपर, मान लीजिए हम लखनऊ में बैठे हैं तो लखनऊ लोकसभा सीट बहुत बड़ी सीट है, इस सीट के ऊपर चुनाव आयोग ये कहता है कि एक लोकसभा सीट के ऊपर सिर्फ 5 पोलिंग बूथ के ऊपर हम वीवीपैट लगा सकते हैं, बाकी जितने पोलिंग बूथ हैं 300-400 पोलिंग बूथ, उनके ऊपर हम नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोगों की मांग ये है कि हर मशीन के साथ वीवीपैट को ऐड किया जाए। करेक्ट। हम लोगों ने इस चीज को भी, तो वो समय का हवाला देते हैं नरेंद्र जी, नहीं वो कहते हैं कि इसमें बहुत समय लगेगा। करेक्ट। ये देखिए, अब इसके बाद में जब इस चीज को लेकर के बात आती है हमारी, तो हमने इसको 2 चरणों में बांट दिया। उन्होंने जो बांटा उसको हमने जवाब भी दिया। उन्होंने बोला यदि मैं वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग की बात करता हूं तो हमें बहुत टाइम लगेगा, 5 डेज 6 डेज का उन्होंने टाइम दिया, और यदि मैं वीवीपैट का क्लेरिफिकेशन कराता हूं तो भी टाइम लगेगा। तो हमने इसके लिए दलील रखी है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के 3 फेजेस इलेक्शन शुड बी मतलब हैज बीन कंडक्टेड इन द दिसंबर, बिफोर ऑफ दिसंबर, इसमें पहले हुआ है। और वो सारे इलेक्शन 3 फेज के थे, पंचायत, सरपंच, ब्लॉक अध्यक्ष, ब्लॉक मेंबर्स, और इसके साथ में जिला जनपद, चारों कारणों का, बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश, आई लुक दिस वन, आई सीन आई हैव। तो उसमें क्या हुआ है कि ये मतलब चारों चीजों का चुनाव सेम डेज पर हुआ है, और सेम डेज पर ऑर्डर भी डिक्लेयर, मतलब रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है। हाउ कैन यू? और ये ध्यान रखना है, पंचायत में सबसे ज्यादा वोट डाले जाते हैं क्योंकि एक एक वोट की मारामारी होती है, और इसके साथ में ये भी देखना है कि वोट ज्यादा पड़ते हैं, ये भी जरूरी है।
और मल्टीपल टाइम 4 टाइम पढ़ते हैं। यदि एक आदमी एक पंच में डाला तो वही आदमी सरपंच को भी डालेगा, वही आदमी ब्लॉक अध्यक्ष को डालेगा, वही आदमी जिला अध्यक्ष को डालेगा। तो वहां पर इसमें यह भी काउंट करना है कि कुछ वोट रिजेक्ट भी होंगे। यहाँ तो रिजेक्शन का कोई मामला ही नहीं है। यहाँ तो वीवीपैट की स्लिप निकली, मान लीजिए मैं कांग्रेसियों में कांग्रेस को दिया, आप कांग्रेस को दे दिया, एक्स एंड वाई ने बीजेपी को दे दिया, तो इसमें सब काउंट स्लिप जो आती है वो स्लिप में पर्टिकुलर एक ही पार्टी का नाम और एक ही पार्टी का वोट लिखा रहेगा, उसमें और कुछ नहीं लिखा रहेगा। तो इसमें रिजेक्शन का मामला खत्म हो गया और चीजें सब खत्म हो गई। मेरी बात समझ में आ गई? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल मैं समझी आपकी बात को। हाँ, ये मतलब उसमें वैसे 10 लोग कैंडिडेट हैं, तो इसमें 10 लोगों की 10 के नाम आएगा नहीं, जिसको आपने वोट दिया उसी बस का नाम आएगा इसमें। तो आप एक मेरा सवाल है, एक मेरा सवाल है, एक बहुत एक आम नागरिक का जो सवाल होगा इस पूरी चर्चा के बाद, वही मेरा सवाल है कि अगर हमारे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में जब 7 चरणों में चुनाव हो सकते हैं, चुनाव आयोग इतना लंबा लंबा चुनाव खींच सकता है, तो फिर गिनती करने में अगर 5-6 दिन लगते भी हैं तो इसमें क्या दिक्कत है भाई? इनका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही थी कि हम प्रीवियस में नहीं जाना चाहते हैं। और प्रीवियस को लेकर के हर बात पर प्रीवियस ही बोली जा रही थी कि प्रीवियस हो जाएगा, ये प्रीवियस हो जाएगा। हम लोगों ने यही बोला कि हम कैसे इंश्योर कर लें कि हम प्रीवियस में हैं कि मॉडर्न में हैं। मॉडर्न में है, प्रीवियस कहने का मतलब उनका ये है कि हम जो है बैलेट युग में नहीं जाना चाहते हैं। करेक्ट। तो इसका हमने एग्जांपल का रिलाय किया है। हमने बोला यदि बैलेट युग की हम बात कर लेते हैं, हम चंडीगढ़ का एग्जांपल देख लेते हैं। चंडीगढ़ में यदि बैलेट से चुनाव हुआ है तो वो पीपल्स का चुनाव कैसे हुआ है पूरा भारत देश देखा है, और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर ऑफ दिस केस, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपने सामने काउंट कराया है। ध्यान रखना है, यदि हम भारत के पिछले वैदिक युग में भी चले जाएं, मतलब मैं थोड़ा हिस्ट्री की बात कर लिया, 2000 मतलब बीसी के आसपास की बात, 1000 से लेकर के 1500 बीसी के आसपास, तो भी ऐसी फेयर प्रोसीडिंग थी। पर इस प्रोसीडिंग में तो हमें पता ही नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये दलील कहता है कि उस प्रीवियस एज पर वोट में टेम्परिंग होने के चांसेस थे, वोट बूथ कैप्चरिंग होने के चांसेस थे। मैं बोला इस समय पर इतने बड़े लेवल पर स्कैन हो रहा है कि हम और आप नहीं जानते, पर ये बहुत बड़े लेवल पर स्कैम है। उन्होंने बोला नहीं है कंप्यूटर है। हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा स्कैम क्यों नहीं हो सकता है जहां किसी को मालूम ही ना पड़े कौन चंदा दे रहा है। वही तो ईवीएम में भी है, आपने बटन दबा दी है, लेकिन वो बटन दबा हुआ बटन किसके ऊपर छपा है जाके भीतर, वो किसी को नहीं मालूम है। अच्छा, एक चीज ये जानना चाह रहे थे कि चुनाव आयोग इस बात को कहता है कि हम जो है पारदर्शिता में विश्वास रखते हैं और पारदर्शी तरीके से चुनाव होने चाहिए, फेयर इलेक्शन इंग्लिश में जो बार बार कहते हैं, फेयर इलेक्शन। तो जब इस देश की 60% जनता को ईवीएम के ऊपर संशय है, आज की तारीख में ईवीएम के ऊपर किसी न किसी के मन में क्वेश्चंस हैं, सब हैं, तो जब फेयर इलेक्शन की बात होती है और ये कहा जाता है कि फेयर इलेक्शन हो सकते हैं अगर वीवीपैट को सारे ईवीएम से जोड़ दिया जाए और पर्ची निकले, जब ईवीएम की गिनती हो तो वीवीपैट की भी गिनती हो जाए, तो इससे अगर फेयर इलेक्शन हो रहे हैं तो चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? क्या चुनाव आयोग इसलिए डर रहा है कि उसके पैसे खर्च हो जाएंगे? क्या चुनाव आयोग को भारत सरकार के खजाने की ज्यादा चिंता है कि वीवीपैट खरीद लेंगे तो फिर दिक्कत में आ जाएंगे, इतने पैसे नहीं है, हाथ टाइट है, महीना जो है इस महीने में जो है खर्चा ज्यादा हो गया है, तंग करके रखना है, तो ऐसा चुनाव आयोग सोच रहा है? भरत जी, इसके हमने 3 जवाब दिए। जो आपने क्वेश्चन उठाया उसके हमने 3 जवाब दिए, तीनों के एस्पेक्ट बता दे रहा हूँ। पहला, जब इस चीज को इंश्योर कैसे किया जाए जो आपने बोला है, इलेक्शन कमीशन ये प्रॉब्लम में नहीं है। 5000 करोड़ रुपए हमारे खर्च किया है 24,000 वीवीपैट्स को खरीदने में। ध्यान रखना है, हमारे पैसे हैं, आपके पैसे, कंसोलिडेटेड फंड के पैसे हैं, जो हमारे और आपके टैक्सेस से है। मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को यह भी बोला है कि यू आर नॉट मेकिंग अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, you are the part of the constitution, you did not rely there, honorable court is looking there, he is not relying here। ये नहीं सोच पा रहा कि मैं संविधान का एक पार्ट हूं, ये सोच पा रहा है कि मैं आज इस समय पर इस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। ये ध्यान रखना है। आज आप इस पोस्ट में बैठे हैं, इन आफ्टर सम डेज और सम आवर्स और सम मंथ्स आफ्टर दैट अदर्स पर्सन विल बी सीट देयर, यहाँ पर कोई और बैठेगा, नेक्स्ट टाइम कोई और बैठेगा। इन चेयर, किसी की चेयर ये यहाँ पर मतलब स्टेबल नहीं है, ध्यान रखना है।
ये डेमोक्रेसी श्योर रहना हमारी आपकी पूरे देश की जिम्मेदारी है। मनिंदर सिंह ने कुछ बातों को बोला, हमें बोलना पड़ा और कोर्ट को इसमें इन्वॉल्व होकर के बाद में मामले को किसी तरह से शांत कराना पड़ा। मैं आपको ऑफिशियली बोल रहा हूँ इस चीज को, बिकॉज पूरा भारत देश इस चीज को देखेगा। कुछ चीजों को हम लोगों से हाइड करके फैक्ट को वो बोलना चाह रहे थे। हम लोगों को कॉपियां नहीं सप्लाई की गई और बिना कॉपी सप्लाई के उन्होंने बार बार टीका टिप्पणी करना शुरू, वो थोड़ा दबाव बना रहे थे इधर बूथ टाइप। पीछे बहुत सारे लोग पिटिशनर, बहुत सारे लोग, पूरी कोर्ट भरी थी, देश का बड़ा मसला है ये, तो सारे लोग अपना अपना कुछ ना कुछ आर्गुमेंट तो देते ही हैं कि सर ये बोलिए, ये बोलिए, ये बोलिए। तो कई बार निष्प्रेम आदमी कंफ्यूज होता है। तो उन्होंने क्या बोला, उसी ने अपना प्रोसीडिंग शुरू कर दिया। तो मैंने बोला कि मुझे भी कॉपी दो, प्लीज गिव मी कॉपी व्हिच इज यू आर आर्गुइंग देयर। कोर्ट को उन्होंने दे दिया, 5 मिनट का हो गया। अब हम इधर उधर भटक रहे हैं। हम भूषण साहब थे और 2-3 लोग, सुंदरम जी थे और 2-3 पिटिशनर बैठे। अब सारी चीजों, हाँ, तो ये सारी चीजों अब हम बोल रहे हैं, वो बोलते जा रहे हैं। मुझे बोलना पड़ा लास्ट में, मिस्टर काउंसिल, व्हाई आर यू आर्गुइंग विदाउट गिविंग अ डिपॉजिट ऑफ द अपोजिट काउंसिल पार्टीज पेपर्स, व्हाई? उन्होंने बोला कि सर ऐसा नहीं है। मैं बोला सर नॉट सर यू आर टपर। तो उसमें उन्होंने थोड़ा हाइड हो गए, हमें टपर बोला जा रहा है, टपक कुछ बोला उन्होंने। तो कोर्ट को बीच में इंटरप्ट करना पड़ा। आप शांत होइए, आप बार बार बोल रहे हैं उनको, मनिंदर को। आप तो चीजों को पहले कॉपी को सप्लाई करिए पहले, फिर उसके बाद स्टार्ट करिए। मैंने फिर कोर्ट में बोला कि लॉर्डशिप, इट इज नॉट मैटर ऑफ दिस, not matter of me, not matter of the so and so, not matter of X and Y. It is the matter of the constitution. It is the base of the constitution. It is the for the democracy. हम इसके लिए थोड़ी कर रहे हैं कि वोटर हो गए, ये अपोजिट के हो गए, ये सरकारी वकील हो गए, ये इलेक्शन ऑफिसर हो गए, किससे क्या लेना देना है? नरेंद्र मिश्रा जी, दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप लोग इतने लंबे समय से वकालत करते आए हैं, जजों को देखकर, उनकी भाषा को देखकर, उनके लहजे को देखकर आप लोगों को अभी ये समझ में आ जाता होगा कि इस केस का परिणाम क्या होने वाला है। मतलब ब्रॉड स्तर पर कि पता नहीं हमारे पक्ष में भी आ सकता है या नहीं आ सकता है। हम लोग टीवी पर देखते हैं कोर्ट के केसेस, तो वहाँ ये दिखाया जाता है कि आज जो है हम ये आर्गुमेंट में थोड़ा पीछे रह गए, तो हो सकता है कि उसके पक्ष में फैसला चला जाए या इसके पक्ष में आ जाए। आपको अभी क्या लग रहा है कि जज साहब का मूड कैसा दिखाई दे रहा है, उनका बिहेवियर क्या है, क्या किस पक्ष में फैसला जा सकता है? क्या इस देश में वीवीपैट के साथ चुनाव होने जा रहे हैं? भरत जी, आपने हिस्ट्री में जॉन लॉक को एक पढ़ा होगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में, फिलॉसफी मेरा सब्जेक्ट आईएएस में, तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। उसने बड़ा अच्छा एक शब्द बोला, यदि एक आदमी को जजमेंट न मिले और उसके पीछे यदि 100 आदमी को, गुनाहों को भी मुझे छोड़ना पड़े, तो मुझे वो जुडिशरी होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखने की आवश्यकता थी। मैं कोर्ट से अभी तो मैं पूरी पॉजिटिवली तरीके से बोल सकता हूँ कि अच्छा परफॉर्मेंस था। पिटिशनर का तो बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है। जितने भी वकील खड़े थे, सबकी दलीलें एक से बढ़कर एक रही हैं। इसमें मैं कहीं से भी नहीं बोल सकता। अब किसी भी जजमेंट को आपको करना है, नहीं करना है, आप किसी चीज को किस तरीके से देखते हैं, ये हर आदमी के अपने अलग अलग एंगल्स होते हैं। अनऑफिशियली तरीके से मैं इस चीज को ऑन मीडिया हाउस मैं ये नहीं बोलूंगा, और जो भी जजमेंट आएगा उसमें यह ध्यान रखने की, भारत देश की 140 करोड़ जनता से मैं इंश्योर कर रहा हूँ, आज भी आपको दोबारा कर रहा हूँ, यदि कुछ अच्छा हुआ मच बेटर देन, नहीं हुआ गड़बड़, अगली दलीलें, अगले कानून, अगले आर्गुमेंट, अगली सारी चीजों के साथ में फिर लड़ाई शुरू होगी और इसी प्लेटफॉर्म से आगे चलेगी। ये मैं आपसे जरूर श्योर कर रहा हूँ, ये ध्यान रखना है आप। और एक लोकतांत्रिक देश में ये बहुत जरूरी भी है। अच्छा भरत जी, एक मिनट, कोई भी जस्टिस आए, ये हमारा इश्यूज नहीं है। प्लीज, चुनाव आयोग का रवैया क्या था कि पारदर्शिता बरतने के पक्ष में था या फिर जो है उसको लीपापोती की उसमें था? जो आप कहना चाह रहे हैं उसी को वही मान के चलिए। अभी जो अभी उन्होंने अभी तक चलाया है उसी को रटी रटाई हिस्ट्री आए। 3 घंटा उन्होंने खड़े होकर के ब्रीफ किया है, सिर्फ बोला है, और 2 घंटे हम लोगों ने भी बैठाया कि आप हम लोगों का भी जवाब देंगे। आप लोग चुनाव आयोग के खिलाफ जस्टिस खन्ना ने एक बात कही थी। एक सेकंड प्रज्ञा जी, भरत जी, जस्टिस खन्ना ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। प्रज्ञा जी बोलिए, आप रख लीजिए, फिर मैं बोलूंगी। हाँ, एक सवाल है। आप लोग चुनाव आयोग के विरोध में तो है नहीं, आप लोग ये भी नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम गलत है, आप लोग इस बात को लेकर केस लड़ रहे हैं कि पारदर्शिता होनी चाहिए और लोगों के मन में जो संशय है उसको दूर किया जाना चाहिए। तो चुनाव आयोग संशय को दूर करने में या फिर फेयर इलेक्शन कराने से पीछे क्यों भाग रहा है? आपको क्या लग रहा है?
इसका जवाब यही है, इतना ही बोलूंगा। दलीलों में यह भी रखा गया है कि ईवीएम वीवीपैट से जब पर्ची गलत निकलती है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही वोट क्यों जाता है। और पार्टी भारत देश में क्या नहीं है, 7 पार्टीज नेशनलाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज, इट डिड नॉट रिसीव अ सिंगल वोट बाय मिस्टेक। बस इसका यही जवाब है। बाय डिफॉल्ट बीजेपी को ही जाता है, बाय डिफॉल्ट बीजेपी को ही जाता है, बाकी किसी को नहीं जाता है, ये बोल दिया गया। और ऐसी कई खबरें निकलकर सामने भी आई थी। अच्छा नरेंद्र मिश्रा जी, जस्टिस खन्ना ने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपा रहा है। केरल में प्रज्ञा जी, मैंने यही दिखाया है, ये आज का प्रमाण है। और शंकराचार्य फिलॉसफी के बहुत बड़े ड्युअलिज्म के फिलोसफर हैं, उन्होंने बोला कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, यही प्रमाण है उनको। मैंने आज इसको दिखा भी दिया है, आपके सामने भी मैंने दिखाया है और उनको भी दिखाया है। ये देख लीजिए, 4 वोट उनको जारी है, जबरदस्ती जारी है। अब मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ। दर्शकों को मैं बता देता हूँ, केरल में कासरगोड निर्वाचन क्षेत्र है एक, उसमें ईवीएम पर जो है मॉक पोल किया गया ईवीएम के लिए। और उसमें हुआ ये कि मनोरमा ऑनलाइन ने रिपोर्ट प्रकाशित की और उसमें ये हुआ कि जो वोट डाले गए, उन डाले गए वोटों से ज्यादा ईवीएम के भीतर वोट निकले और वो बीजेपी के पक्ष में वोट ज्यादा निकले। जो भी वोट ज्यादा निकले वो बीजेपी के पक्ष में ज्यादा निकले। जब इसकी शिकायत की गई, ये खबर भी छपी मनोरमा ऑनलाइन में, और जब इसकी शिकायत सुप्रीम कोर्ट में आज की गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मिस्टर सिंह जो थे वो चुनाव आयोग की तरफ से वकील थे। जस्टिस खन्ना ने, मनिंदर सिंह जो वकील हैं, वो चुनाव आयोग की तरफ से वकील थे। जस्टिस खन्ना ने कहा कि मिस्टर सिंह इसकी जांच कराइए अभी और इसकी जांच कराकर बताइए। तो मिस्टर सिंह ने चुनाव आयोग को बताया होगा, तो चुनाव आयोग की तरफ से 2 घंटे में इसकी जांच हो गई और जांच के बाद ये कह दिया गया कि जज साहब, जो रिपोर्ट छपी थी मनोरमा ऑनलाइन में, वो रिपोर्ट जो है वो फेक थी, हमारी ईवीएम बिल्कुल सही है। तो चुनाव आयोग का रवैया हर बार यही होता है कि जो लोग आरोप लगाते हैं, प्रत्याशी आरोप लगाते हैं, कोई भी आरोप लगाता है, तो चुनाव आयोग यही कहता है कि वो बात गलत है, हमारी ईवीएम बिल्कुल सही है। अभी कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चुनाव आयोग ने की थी, 3-4 शायरियां लिख कर लाए थे इस देश के चुनाव आयुक्त, और वो शायरियां पढ़ रहे थे कि ईवीएम के ऊपर ऐसे ऐसे सवाल उठेंगे तो मैं शायरियां लेकर चलूंगा। इस देश के चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है प्रज्ञा जी। चुनाव आयोग सरकार के प्रति उत्तरदायी बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरीके से जुडिशरी एक स्वतंत्र संस्था है, जिस तरीके से, उसी तरीके से चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। लेकिन पता नहीं क्यों चुनाव आयोग अपने आप को सरकार के पक्ष में खड़ा हुआ दिखाई देता है। भरत जी, आज सुप्रीम कोर्ट में मैं यही बता रही थी, जस्टिस खन्ना ने ये बात कही है कि इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि निष्पक्षता से चुनाव कराया जाए। और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं छिपा सकता है। चुनावी प्रक्रिया की पवित्रता कायम रहनी चाहिए, शक नहीं होना चाहिए कि भाई ये होना था और ये किया नहीं गया। तो जब ये 60% लोगों को ईवीएम पर शक है, तो चुनाव आयोग की भी जिम्मेदारी है कि उन 60% लोगों का जो शक है, जो शंका है, वो हटाया जाए। सांप भी मर जाएगी, लाठी भी नहीं टूटेगी। क्यों नरेंद्र मिश्रा जी? आपकी बात बिल्कुल सही है प्रज्ञा जी, और ये ऑर्डर जो रिजर्व होकर के आएगा, मुझे लगता है कि इन सारी चीजों को रिलाय किया गया। हम लोगों ने बहुत सारे ग्राउंड्स को लिखवाया है कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट जस्टिस खन्ना साहब लिख भी रहे थे बहुत सारी चीजों जो बहुत मैटर से ग्राउंड है, वो सारी चीजों को, जैसे हमने ग्लास के लिए बोला है, हमने उसके साथ में वीवीपैट पर्ची के लिए बोला है, हमने इसके साथ में ट्रांसपेरेंट ग्लास होना चाहिए इसके लिए बोला है, ठीक ग्लास लगना चाहिए इसके लिए बोला है, लाइट 7 सेकंड की जलती है उसको बढ़ाया जाए इसको लेकर कई लोगों ने अलग अलग बोला है। कई कोई किसी स्टोरी में बोला गया, किसी ने किसी स्टोरी में बोला है, सबने अपने अपने पक्षों को रखा है। इसके साथ में सारी चीजों के जड़, सारी चीजों का समाधान सिर्फ और सिर्फ मैंने यही बोला है, ऑनरेबल entire things has been concluded in one thing, please you deposit the वीवीपैट स्लिप। बस आप वोट को जो वीवीपैट स्लिप मिलती है, जो ड्रॉप बॉक्स में जाती है, उसको दे दीजिए, ड्रॉप बॉक्स में डाले। न लाइट चाहिए, न बिजली चाहिए, न ट्रांसपेरेंट ग्लास चाहिए, न आपका कोडिंग चाहिए, न लोडिंग अपलोडिंग, क्या है आपका, क्या सिंबल लोड किया, कुछ नहीं चाहिए, नथिंग इज हैपेंड देयर। आप लोगों ने ये भी कहा कि जो ईवीएम बनती है वो सरकारी कंपनियां बनाती हैं, करेक्ट, इस पॉइंट सरकारी इंजीनियर्स बनाते हैं, और वो इंजीनियर सरकार के लिए जवाबदेह होते हैं।
वो जो इंजीनियर चिप लगाते हैं इसमें ईवीएम मशीन के भीतर, ये बात सही है कि किसी कंप्यूटर से वो ईवीएम मशीन जुड़ी नहीं होती है, लेकिन जो इंजीनियर हैं वो जो चिप लगाते हैं तो उनके पास तो इसका तोड़ होता रहा होगा कि कहाँ कैसे कर सकते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं। इंजीनियर तो बहुत दिमाग चलाते हैं, खुराफाती लोग होते हैं, इसका कैसे करना है, उसको कैसे करना है, R&D बहुत अच्छी तरीके से करते हैं। तो क्या पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती हैं कि उसमें कुछ छेड़छाड़, जो इंजीनियर जिस चीज को बनाता है? उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसका जवाब कुछ प्रॉपर दे नहीं पाया। उन्होंने बोला कि फ्लैश मेमोरी लगती है जो 5 कुछ बोला है, मैंने डेटा लिखा भी है, 5 टेराबाइट कुछ दिखा है उन्होंने, इतने की स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी। और ये जो है तो वो सारी चीजें, क्योंकि ये सामान्य सा मोबाइल हमारे पास है, ठीक, इस मोबाइल को हमने सैमसंग कंपनी ने बनाया, हमने इस मोबाइल को उससे खरीद लिया। अब इसको तो हमने खरीद लिया, अब सैमसंग कंपनी का तो इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, हम अपना यूज कर रहे हैं, ये संपत्ति भरत यादव की हो गई। लेकिन फिर भी आप देखिए ना, इसमें समय समय पर अपडेट्स आते हैं, इसमें समय समय पर कंपनी की तरफ से आता है कि आप अपडेट करिए, आप ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए। भरत जी, आपका हेडफोन कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, आपका हेडफोन है? वो शायद वकील साहब का हेडफोन है, उनकी तरफ से हो रहा था। तो अब जब इससे जुड़ी रह सकती है सैमसंग कंपनी, तो ईवीएम से चुनाव आयोग जुड़ा रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ईवीएम कहाँ कहाँ गई, चुनाव आयोग को वो अपने वहां बोर्ड पे दिखता रहता है कि हमारी ईवीएम मशीन कहाँ पर रखी है, किस निर्वाचन क्षेत्र में है, कहाँ जा रही है, किस जिले में है, किस राज्य में, कौन से नंबर की मशीन कहाँ है, वो उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो चुनाव आयोग एक तरफ ये कहता है कि इससे किसी का जुड़ाव नहीं है, दूसरी तरफ उस ईवीएम मशीन को ट्रैक भी किया जाता है। तीसरी तरफ ये भी है कि जिन लोगों ने इस ईवीएम को बनाया है वो सब सरकारी लोग हैं। क्या सरकार नहीं कह सकती है ईवीएम को बनाने वालों से कि इसमें गुरु कोई जुगाड़ करो बढ़िया कि मामला अपना हो जाए? जीतने के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है इस देश में, इस दुनिया में। जीत किसको नहीं चाहिए, विजय किसको नहीं चाहिए? अरे अभी तो नरेंद्र मिश्रा जी ने कहा चंडीगढ़ के इलेक्शन सबसे बड़ा उदाहरण है, सबसे बड़ा उदाहरण है। तो क्या सरकार अपने कंपनी के अधिकारी से या अपने कंपनी के इंजीनियर से नहीं कह सकती है कि गुरु कुछ करो? जिस देश में राजनीति में यहाँ तक होता है कि भ्रष्टाचारियों को तोड़कर अपनी पार्टी में लाया जाता है और ऊपर से कहा जाता है कि हमारी गारंटी है कि भ्रष्टाचारी को बच नहीं पाएंगे, जब इतना मुंह पे झूठ बोला जा रहा है, तो फिर क्या वो इंजीनियर बचा रहा होगा? प्रज्ञा जी, मुझे नहीं लगता कि इंजीनियर बचा हुआ होगा, जिसको हम सीधे जानते हैं कि यही इंजीनियर ने बनाया, गुरु ये कुछ जुगाड़ बता सकता है हमको जीत का, तो उससे तो कांटेक्ट हुआ होगा, और अगर उसके पास जुगाड़ हुआ होगा तो उसने जुगाड़ दिए भी होंगे। अब ये दुनिया को नहीं मालूम है। जी आप हाँ एक सेकंड। हाँ मैडम, भरत जी ने मुझसे बहुत सारे प्रश्न पूछ लिया और मुझे लगता है कि सब चीजों का जवाब आपने प्रश्नों में भी छुपा भी दिया है, और वो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, भारत देश के 140 करोड़ की जनता भी समझ रही है जी। पर इस चीज का मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जहां जवाब मैटर खत्म हुआ, कंक्लूजन में मैंने लास्ट पॉइंट में फिर से रेज किया है कि लॉर्डशिप जहां से मैटर शुरू हुआ था वहीं पर जाकर के फिर रुक गया है। यानी वीवीपैट की स्लिप की पर्ची वोटर्स को मिलना चाहिए, ये अभी तक इंश्योर नहीं कर पाई कोर्ट। जहां से मैटर शुरू हुआ वहीं घूम फिर के 3 दिन, 6 महीने, 5 महीने, 4 दिन, 10 दिन सब घुमा फिरा के लगा, और चुनाव 19 तारीख को कल है, वोटिंग पड़ेगी, सारी चीजें वहीं जाकर के फिर रुक गई जी। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि कहां तक गया होगा मामला, ये तो मैं नहीं जानता हूं क्योंकि मैंने आइस कांटेक्ट तो मेरे थे नहीं, पर मैं फिर बोल रहा हूं कि मैंने कोर्ट को आज इस चीज को रिलाई करा दिया। एक सवाल और भी है, वैसे ही आम आदमी का सवाल मैं आपसे फिर से पूछ रही हूँ, जो एक आम आदमी के दिल में इस वक्त पर चल रहा होगा कि अगर वीवीपैट की पर्चियों का और ईवीएम के वोटों की 100% मिलान होता है तो क्या बदलाव हो जाएगा, ये बताइए। 100 सीट बीजेपी पाएगी, एनडीए अलायंस 150 वोट सीट पाएगा, और भारत देश की जनता जो गरीबी, बेरोजगारी और जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसके साथ में जो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, वो सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हो जाएंगे। ये सारी चीजों को जो पार्टी लेके आएगी उसको सबसे ज्यादा सीट दी जाएगी। ठीक है, I am not supporting this particular parties or something there. I am supporting here which parties the raise the particulars public agendas, not ensure here the particulars of private agendas. Like by then
लाइक बिग टाइप्स ऑफ द कैपिटलिस्ट ऑफ इंडिया। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो 140 करोड़ की जनता की आवाज बनेगा उसको उसको पूरा भारत देश की जनता पूरा वोट देगी, ये मैं जानता हूँ, श्योर करता हूँ। जी प्रज्ञा जी, मुझे लगता है कि हम लोगों ने सारे पहलुओं को लगभग छुआ है, और अगर कुछ छूट रहा हो तो आप बताइएगा, वरना फिर चर्चा अपने अंतिम पड़ाव की तरफ है और 44 मिनट हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि सारे विषयों पर हमने बात कर ली है। प्रज्ञा जी और कुछ कह रही थी, प्रज्ञा जी कुछ कह रही थी, कल भी इस केस की सुनवाई है, फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। कल इस केस में आगे क्या होगा? अब कुछ चीजों को रहस्य रहने दीजिए, नहीं तो मैं जजमेंट तो आज ही पास कर देता हूँ। 100% वेरीफाइड होना चाहिए और इसके साथ में पूरा इंश्योर कर देना चाहिए, सारे वोटरों को पेपर स्लिप मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो हमेशा कहेगा कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं है, ये प्रॉब्लम आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी। कोर्ट ने, आपने देखा इलेक्शन कमीशन का रवैया क्या रहा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड में रवैया आपने देखा है, चंडीगढ़ के चुनाव में आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट ने जब सीधा डंडा किया तब जाकर के कितने स्टेप के बाद में उन्होंने पूरा वहां का जो भी था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, उसने वहां का प्रिसाइडिंग ऑफिसर पर कोई एक्शन नहीं लिया था। ये सारी चीजें आप देखते जाइए, ये तो सुप्रीम कोर्ट को करना पड़ेगा। बिल्कुल आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है, कुछ अच्छा डिसीजन। और आप जैसे तमाम वकील साहब लोग हैं जो इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, आप लोगों को तो सैल्यूट है। मैंने फिर से बोला है प्रज्ञा जी, आज फिर आपके पत्रकार आपके माध्यम से बोल रहा हूँ, और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप जनता की आवाज उठाती है। आपने मुझसे बोला था एक बार केस क्या नाम था आपका, ये लखनऊ का, उसको मैंने स्टे करा दिया है, आपके कहने पर ही किया मैंने। आपने बहुत बढ़िया ब्रीफिंग की थी, मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट में उसको रिलाई किया है, आपके ही कहने पर। वहां के लोग आए, हमें उससे मतलब नहीं था, हमें मतलब था कि लीगल है, गलत है तो गलत के लिए हम सारे लोग इकट्ठा हैं, देश की आवाज यही है। और यदि कुछ गड़बड़ होता है, फिर से इंश्योर कर रहा हूं, दोबारा लड़ाई लड़ी जाएगी और बेहतर प्लान से लड़ी जाएगी, और चीजों को लेकर के लड़ी जाएगी, और सारी तैयारियों के साथ में यदि कुछ कमी रही होगी और इकट्ठा किया जाएगा और फिर लड़ी जाएगी और इंश्योर किया जाएगा कि पूरी वोट हमारे आपके साथ में सबका इंश्योर होना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, चलते चलते एक आखिरी सवाल है, आपको क्या लगता है कि विपक्ष इस ईवीएम की लड़ाई में कितना ज्यादा एकजुट है और कितना अग्रेसिव तरीके से आप लोगों के साथ खड़ा है? आप सच पूछना चाहती हैं हमसे? मैं झूठ तो कभी बोलता नहीं, सच ही जानना चाहती हूँ। झूठ तो कभी बोलता नहीं किसी से, सच्चाई पूछिए तो सिर्फ और सिर्फ इस समय पर प्रतिपक्ष की भूमिका ज्यादातर कोर्ट में वकील खेल रहे हैं, ग्राउंड में आप जैसे रिपोर्टर ज्यादा बेहतर जानते हैं और बेहतर बता पाएंगे। अभी तक हम लोगों से कोई ये कांटेक्ट नहीं किया कि आप कुछ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम आपके साथ में खड़े हैं, आप देश की आवाज को उठा रहे हैं, कोई किसी ने नथिंग टच टू हिम और अदर पटिशनर्स प्लीज। लेकिन देश की जनता आपके साथ है, और मैं नरेंद्र जी तमाम कमेंट्स पढ़ पा रही हूँ, लोग लिख रहे हैं कि नरेंद्र जी इज अ हीरो, नरेंद्र मिश्रा इज अ हीरो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद जब कमेंट्स देखेंगे तो आपको भी लोगों का यह प्यार देकर बहुत खुशी होगी। तो मुझे लग रहा है कि अब इस चर्चा को हमें यहीं पर समाप्त कर देना चाहिए और अगली नए लाइव के लिए नई चर्चा की तैयारियां करना चाहिए। और अब देखिए कुछ ही देर बाद, यानी कल वोटिंग है, पहले चरण का चुनाव है, और जनता क्या कुछ सोचकर वोट देने के लिए जा रही है, आज इन सब मुद्दों पर बात करना बहुत जरूरी है। साथ ही साथ आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, उसकी बारीकियों को हमने आज नरेंद्र मिश्रा जी से समझा। बहुत बहुत शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट के आप वरिष्ठ वकील हैं नरेंद्र मिश्रा जी, साथ ही साथ इस पूरे केस के याचिकाकर्ता भी हैं। आपको बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया। भरत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद।